क्या तुम लोग को पता है कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर मोस्ट पावरफुल कर्स टेक्निक कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग को पता ही होगी, लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कर्स टेक्निक्स कौन सी हैं? इस चीज के बारे में बताना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कर्स टेक्निक्स हैं उनके बारे में। तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 खत्म हो चुका है और उसका सीजन 3 शुरू होने वाला है शायद इस साल के लास्ट में या अगले साल की शुरुआत में, क्योंकि उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन तुम में से जितने भी लोग जुजुत्सु काइसेन का क्रेज नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली इस पे जुजुत्सु काइसेन के बारे में बातें करते रहेंगे, इसी के साथ साथ अलग अलग एनिमेज के ऊपर भी। आज के इस वीडियो में मैं जुजुत्सु काइसेन की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कर्स टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन सब के बारे में बताऊंगा और तुम लोग को थोड़ा बहुत समझाऊंगा भी। और जितने भी लोग सिर्फ एनिमे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों को मांगा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो तुम लोग इस वीडियो में आगे अपनी मर्जी से ही बढ़ना, क्योंकि इसमें मांगा को लेकर काफी ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मैं तुम लोग को पहले ही वार्न कर रहा हूँ, फिर बाद में मुझसे मत कहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो रैंकिंग है ये मैंने अपने मन से करी है, तो शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और शायद मैंने इस चीज में कोई मिस कर भी दी हो, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है मिरेकल्स, जो कि कर्स टेक्निक है हारुटा शिगेमो की। अब तुम में जितने लोग को हारुटा शिगेमो नहीं पता, तो ये वो बंदा है जिसको सीजन 2 के अंदर नानामी ने धर के एक घुसंड मारा था। इस बंदे ने नोबारा और उसकी पार्टनर को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिसको देखकर नानामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और नानामी ने इसको बहुत बुरी तरह से पेला था। अब दिखने में तो ये लड़की जैसा है, लेकिन है ये एक लड़का। इसकी कर्स टेक्निक इसको खुद ही नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर तुम लोग को इसकी कर्स टेक्निक जाननी है तो मैं बता देता हूँ। हारुता के चेहरे पर तुम लोग को कुछ पिंक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते होंगे, कुछ लाइन एरन येगर जैसी। अब ये जो लाइन है ये इसके मिरेकल्स को दिखाती है। हारुता अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखता है जो नॉर्मल से अलग होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो कि थोड़ी सी स्पेशल हो। जैसे इसने अगर कोई घड़ी देखी और उस पर 12:00 हो रहे हैं, यानी कि दोनों की दोनों सुई एक ही जगह पर है, वो इसके लिए एक मिरेकल हो गया। ये सारी चीजें इसकी लाइफ में सेव होती रहती हैं इसकी कर्स टेक्निक में, लेकिन इसकी यादों से निकल जाती हैं। ये अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा या कुछ भी यूनिक देखता है तो वो सारी चीजें इसकी कर्स टेक्निक में अपने आप ही फिट हो जाती हैं, लेकिन इसकी यादों से वो चीज टोटली गायब हो जाती है। और ये बंदा जब भी मुसीबत में होता है तब ये सारी चीजें इसके काम आती हैं। एग्जाम्पल के लिए जब नानामी ने इसको धर के घुसंड मारा था तो वो घुसंड इतना ज्यादा बुरा था कि हारुटा की जगह अगर वहाँ कोई और होता तो शायद मर जाता, लेकिन हारुटा बच गया क्योंकि इसकी कर्स टेक्निक मिरेकल ने वहाँ पर अपना काम दिखा दिया था। हारुटा के साथ जितने भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से ये बच निकलता है, उस एक इंसिडेंट की वजह से इसके चेहरे पर से एक निशान गायब हो जाता है। और माहोरागा वर्सेस सुकुना की फाइट के बीच में भी ये बंदा आया था लेकिन बच गया था, वो भी इसके मिरेकल्स का ही कमाल था। लेकिन फिर जब इसके सारे मिरेकल्स खत्म हो गए तो सुकुना ने स्लैश कर दिया और ये भी वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद नंबर 9 पर आती है अपने रियोमन सुकुना की कर्स टेक्निक डिसमेंटल और क्लीव। देखो, डिसमेंटल और क्लीव के बारे में जुजुत्सु काइसेन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। क्या ये टेक्निक सुकुना की खुद की टेक्निक है या फिर इसने किसी और से ली है, ये चीज भी कंफर्म नहीं बताई गई। लेकिन डिसमेंटल और क्लीव इतने ज्यादा पावरफुल अटैक है कि इस डिसमेंटल और क्लीव से सुकुना ने गोजो को मांगा के अंदर 2 हिस्सों में बांट दिया था, मतलब लिटरली काट दिया था बीच से। डिसमेंटल और क्लीव से सुकुना किसी भी चीज को इजिली स्लैश कर सकता है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। इसकी एक टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके सामने कोई भी चीज आ जाए, लिटरली कोई भी चीज, उसको ये बीच से आधी कर सकती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, डिसमेंटल और क्लीव के बारे में जेजेके के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, बस इतना ही समझ लो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। इसके बाद नंबर 8 पर आता है हिरोमी हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन, जिसका नाम है जजमेंट। अब जितने लोगों को हिरोमी हिगुरुमा ही नहीं पता, तो ये वो बंदा है जो कि अभी तक एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ये बंदा मांगा के अंदर कलिंग गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। ये बंदा इतना ज्यादा अच्छा है कि इसने सॉर्सरर्स के साथ मिलकर सुकुना को हराने के लिए अपनी तरफ से जितना हो सकता था इसने उतना किया। इस बंदे ने अपना 100% तो दिया ही, लेकिन सुकुना को हराने के चक्कर में ये बंदा खुद भी मर गया। जेजेके चैप्टर 248 के अंदर ये चीज कंफर्म हो गई है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो हिरोमी हिगुरुमा इस बंदे को गिगी अकुटामी, जो कि जेजेके के ऑथर हैं, उन्होंने खुद गोजो से एक तरह से कंपेयर किया था, क्योंकि ये बंदा इतना बड़ा जीनियस है कि इसने 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर डोमेन एम्पलीफिकेशन और रिवर्स कर्स टेक्निक दोनों को सीख लिया था। इसी के साथ साथ इस बंदे के पास खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसको कहते हैं जजमेंट। अब इसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर कुछ ऐसा सीन है कि जो भी इसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस जाता है उस बंदे की कर्स टेक्निक छीन ली जाती है और फिर उस बंदे के ऊपर इसका शिकिगामी जो है, जिसका नाम है जजमेंट, वो सामने वाले बंदे पर कुछ चार्जेस लगाता है। हिगुरुमा उसके अगेंस्ट में केस लड़ता है और अगर सामने वाले बंदे पर लगाए गए चार्जेस सही प्रूव हो जाते हैं तो उस बंदे को सजा मिल सकती है। अब ये जो सजा का क्राइटेरिया ये अलग अलग होता है, अगर इस चीज के ऊपर बात करने चला गया तो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर उस बंदे को, सामने वाले को, डेथ सेंटेंस मिल जाती है तो हिगुरुमा के पास एक स्वॉर्ड आती है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, और वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर उस स्वॉर्ड ने किसी को भी टच भी कर लिया तो वो बंदा वहीं पर मर जाएगा। ये स्वॉर्ड नहीं देखती कि सामने सुकुना है या फिर कौन है। अगर कोई सामने वाला बंदा डेथ पेनल्टी के लिए प्रूव हो गया है और इसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड ने उसको टच ही कर दिया, बस वो फिर खत्म है वहाँ पर। और जेजेके चैप्टर 247 के अंदर हिगुरुमा का प्लान भी यही था कि सुकुना को कुछ भी करके गिल्टी प्रूव कर दो, उसको डेथ सेंटेंस मिल जाएगी और फिर उसके बाद हम अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से लड़ेंगे। लेकिन फिर कुछ वहाँ पर कहानी उल्टी हो गई। सुकुना की कर्स टेक्निक तो छीनी नहीं, बल्कि उसके
वेपन की कर्स टेक्निक छीन ली, जिसकी वजह से सुकुना ही इनके ऊपर भारी पड़ गया था। खैर वो बात की बात है, लेकिन इसकी कर्स टेक्निक ये थी। इसके साथ साथ इसके पास और भी पावर्स आती हैं। अगर तुम लोग को जानना है तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे पूरे कैरेक्टर को, कमेंट में बता देना। वेल इसके बाद नंबर 7 पर आता है अपना माहितो, और माहितो की कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन। अब जितने लोगों को माहितो की पूरी पावर के बारे में जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन माहितो की जो आइडल ट्रांसफिगरेशन है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके हत्या अगर कोई चढ़ गया तो मोस्टली उसके चांसेस है कि वो मर जाएगा, अनलेस तुम लोग गोजो या सुकुना ना हो। आइडल ट्रांसफिगरेशन के अंदर होता कुछ ये है कि माहितो जिसको भी टच कर लेता है वो उसकी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, और माहितो ने अगर तुम्हें टच कर लिया तो वो तुम्हारी सोल को मैनिपुलेट करके तुम्हें कुछ ऐसा बना देगा कि तुम अपने खुद के काबू में नहीं रहोगे। तुम फिर माहितो के ऑर्डर्स को मानने लगोगे और माहितो जो चाहे तुमसे करवाएगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारी सोल होगी, तुम सब कुछ देख पाओगे, सुन पाओगे, फील कर पाओगे, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं हिला पाओगे। तुम्हारा सारा कंट्रोल माहितो के ऊपर होगा और वो जैसे चाहे तुम्हें यूज कर सकता है। इसके बाद नंबर 6 पर आती है अपने सुगुरु गेटो की कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। सुगुरु गेटो इज वन ऑफ द 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स इन जुजुत्सु काइसेन। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, और जो चीज गेटो को पावरफुल बनाती है वो है इसकी कर्स्ड टेक्निक कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। अब अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग को फॉलो कर रहे हो या फिर तुमने सोलो लेवलिंग की मानवा पड़ी है तो तुम लोग को पता होगा सोलो लेवलिंग के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है सुंग जिनवू, उसके पास कुछ ऐसी पावर है कि वो जिसको भी हरा देता है उसको अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है, शैडो आर्मी में। सेम वही केस है अपने सुगुरु गेटो के पास भी। सुगुरु गेटो जिस भी कर्स्ड स्पिरिट को हरा देता है तो वो उसको अब्सॉर्ब कर सकता है, और फिर उसको अब्सॉर्ब करने के बाद वो उसको अपने तरह से यूज कर सकता है, यानी कि उसको मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ये जो कर्स टेक्निक है जुजुत्सु काइसेन के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग कर्स टेक्निक है, क्योंकि ये इसकी पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इस पावर को अब्सॉर्ब करना गेटो के लिए काफी ज्यादा ही घिनौना होता है। क्योंकि ये बात जेजेके के अंदर साफ साफ बताई गई है कि जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है, जो कि अब्सॉर्ब करना है कर्सेस को, वो इतना ज्यादा खराब होता है कि कर्सेस को अब्सॉर्ब करना ऐसा लगता है कि तुमने किसी खराब कपड़े से किसी की उल्टी साफ करी और फिर उसी को खा गए हो। ये जितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी ही कर्स स्पिरिट्स को हराओ, उनको अपने फायदे के लिए यूज करो और फिर उन्हीं का यूज करके तुम उससे भी ज्यादा बड़े लेवल की कर्स्ड स्पिरिट को हराओ और फिर उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लो। जितना ज्यादा तुम लोग हराओगे उतनी बड़ी तुम्हारी टीम बनती जाएगी। और ये मत भूलो कि सुगुरु गेटो की बॉडी में इस टाइम पर है केंजाकू, और वो इस टेक्निक का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है। नंबर 5 पर आता है ब्लड मैनिपुलेशन। अब देखो जुजुत्सु काइसेन के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जो ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करते हैं। ब्लड मैनिपुलेशन एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो कामो क्लैन के पास होती है। सबसे पहला बंदा आता है जेजेके के अंदर अभी के टाइम पर नोरितोशी कामो, वो ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करता है। लेकिन नंबर 5 पर नोरितोशी कामो का ब्लड मैनिपुलेशन नहीं आता, क्योंकि तुमने इस बंदे को कर्स मैनिपुलेशन का यूज करते हुए देखा होगा। अच्छा खासा है, लेकिन उतना भी नहीं कि ये सुगुरु गेटो को ही पार कर जाए। इस लिस्ट पर जो नंबर 5 पर ब्लड मैनिपुलेशन है वो है चोसो का ब्लड मैनिपुलेशन। तुम लोगों ने जेजेके सीजन 2 के अंदर चोसो को फाइट करते हुए देखा होगा। इस बंदे ने यूजी को हरा दिया था और फाइनल एपिसोड में इसने केंजाकू और उराओ में दोनों के अगेंस्ट लड़ाई करी थी और उनको काफी अच्छी खासी टक्कर वाली लड़ाई भी दी थी। इस बंदे का पियर्सिंग ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने यूजी को बहुत बुरी तरह से हराया था, और इसी के साथ साथ केंजाकू भी अमेज हो गया था इसकी ब्लड मैनिपुलेशन से। फिलहाल के टाइम पर तुम्हें इसकी ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन सीजन 3 यानी कि कलिंग गेम्स आर्क के अंदर और उसके बाद भी इसकी ब्लड मैनिपुलेशन काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद नंबर 4 पर आती है यूटा अकोत्सु की टेक्निक कॉपी। यूटा की ये जो टेक्निक है कॉपी, इसको यूज करके यूटा ने जेजेके के अंदर 2 बार तोगे इनुमाकी की कर्स्ड स्पीच को कॉपी किया है, और तोगे की कर्स्ड स्पीच ही अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसी के साथ साथ इसकी कॉपी को जेजेके के अंदर इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन फिर भी लोग इससे काफी ज्यादा डरते हैं। और कलिंग गेम्स के अंदर जब ये बंदा मेन फाइट में एंट्री लेगा और इसकी कॉपी एबिलिटी को देखकर जो दुश्मनों की फटेगी ना, वो देखकर तुम लोग को तो बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। यहाँ तक कि एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि जुजुत्सु काइसेन की जो मांगा में लेटेस्ट चैप्टर चल रहा है उसमें सुकुना ने अभी तक अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स को यूज नहीं किया, जिनमें से एक है अपना फूगा और एक है अपना डिसमेंटल और क्लीव। इसके रिगार्डिंग कुछ लोग ये चीज भी कह रहे हैं कि सुकुना ने अभी तक अपना फूगा इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसको डर है कि यूटा अकोत्सु कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा और वो इसी मूव का इंतजार कर रहा होगा कि कब सुकुना अपना फूगा यूज करे और कब मैं उसको कॉपी कर लूं। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, इसके बारे में कुछ कंफर्म डिटेल नहीं पता, तो इसको रहने दो अभी। लेकिन फिर भी यूटा की ये जो कॉपी वाली टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है खुद में। इसके बाद 3rd नंबर पर आती है फुमिहिको ताकाबा की कर्स टेक्निक, जिसका नाम है कॉमेडियन। अब जितने लोगों को ताकाबा नहीं पता तो ये वो बंदा है जो कि अभी रिसेंटली मांगा के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अगर मैं अपनी तरफ से इस बंदे के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं तो बस इतना समझ लो कि इस बंदे को एक सॉर्सरर बनाना नहीं चाहिए था। बस यूं मान लो कि भगवान ने कुछ गलती करी और ये बंदा गलती से सॉर्सरर बन गया। इसकी जो कर्स टेक्निक है उसका नाम है कॉमेडियन। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसकी कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने केंजाकू के अगेंस्ट लड़ाई करी थी, जो कि काफी ज्यादा चैप्टर्स तक चली थी मांगा के अंदर। शुरुआत के 2-3 चैप्टर में देखने में मजे आए, लेकिन फिर उसके आगे जाकर यार बहुत बोर होने लगी थी, इसलिए लोगों को ज्यादा मजे भी नहीं आ रहे थे और फिर शायद इसी वजह से गीगी ने इसको ज्यादा आगे तक खींचा नहीं। लेकिन ये जो चीज चल रही थी इनके बीच में, केंजाकू और ताकाबा के बीच में जो इनकी बैटल चल रही थी मूमू की डायलॉग्स बाजी, उसका चलना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसी की वजह से अपने यूटा ने एंट्री ली और उसने केंजाकू को हरा दिया। खैर इस चीज को साइड में रखते हैं, अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसकी कॉमेडी टेक्निक को। तो ये जो टेक्निक है कॉमेडियन, इसके अंदर होता ये है कि अपना
ताकाबा जिस भी चीज को ये समझ लेगा कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा फनी है तो वो रियलिटी में हो जाएगी। अगर तुम लोग को एग्जांपल देना हो तो केंजाकू के अगेंस्ट जब इसकी बैटल हुई थी तो इस बंदे ने सिर्फ इतना कहा था कि केंजाकू कितना ही फनी होगा ना अगर तेरे सिर पर एक अजीब सी टोपी आ जाए अमेरिकन की, और वो टोपी सच में केंजाकू के सिर पर आ भी गई थी। ऊपर से इसने ये भी सोचा था कि केंजाकू कितना फनी होगा ना कि तू एक ऐसा रैपर बन जाएगा तो, और वो बन भी गया था। इसीलिए इस बंदे की टेक्निक नंबर 3 पर आती है। यहाँ तक कि गिगी आकुटामी यानी कि जेजेके के ऑथर उन्होंने खुद ये बात कही है कि इस बंदे की जो कर्स टेक्निक है वो गोजो तक को राइवल कर सकती है, क्योंकि अगर ये बंदा गोजो के सामने सिर्फ जाके इतना ही सोच लेगा कि गोजो कितना फनी होगा ना यार अगर तू यहीं पर मर जाए तो गोजो वहां पर मर भी जाएगा। अब तुम लोग जरूर सोच रहे होगे कि अगर इसकी कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा इफेक्टिव है तो इसको नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा मैंने। तो उसका सिंपल रीजन ये है कि इसकी जो कर्स टेक्निक है वो इसको खुद को नहीं पता। इस बंदे को सिर्फ एक कॉमेडियन बनना था, इसलिए हमेशा यही कहता रहता है कि कितना फनी होगा ना, कितना फनी होगा ना। लेकिन इसके अलावा भी एक रीजन है कि मैंने इसको नंबर 3 पर रखा, और वो ये है कि ताकाबा को खुद को तो नहीं पता इसकी कर्स टेक्निक के बारे में, लेकिन इसके जो दोस्त लोग हैं यानी कि जो रीसेंट चैप्टर्स में अपनी टीम है सॉर्सरर्स की, उन लोगों को पता चल चुका है इसकी कर्स टेक्निक के बारे में, और उन्हीं लोगों ने इसको केंजाकू के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा था। तो अब तो तुम लोग को ताकाबा और इसकी कर्स टेक्निक के बारे में समझ में आ ही चुका होगा। इसके बाद नंबर 2 पर आती है मेगुमी फुशिगुरो की 10 शैडोज टेक्निक। अब 10 शैडो टेक्निक इस लिस्ट में नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि 10 शैडोज टेक्निक में इसका स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी है माहोरागा। और माहोरागा के बारे में जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस शिकिगामी को हिस्ट्री में आज तक कोई भी हरा नहीं पाया, लेकिन पूरे जेजेके वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री के बाद यानी कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में ऐसे 2 लोग हैं जो हरा चुके हैं, जिनमें सबसे पहले अपना सुकुना जिसने शिबुया में इसको हरा दिया था, और दूसरे नंबर पे अपना गोजो सातोरू जिसने सुकुना की बैटल में इसको हरा दिया था। इन दोनों के अलावा माहोरागा को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। और माहोरागा की जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है वो है एडेप्टेशन। माहोरागा के ऊपर तुम लोग किसी भी चीज से अटैक कर दो, अगर वो पहली बारी में उस अटैक से नहीं मर पाता तो फिर कभी उस अटैक से नहीं मर पाएगा, क्योंकि वो फिर उसको अडेप्ट कर लेगा। और सिर्फ माहोरागा ही वो चीज है जिसकी वजह से ये टेक्निक इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर कर्स टेक्निक आती है जुजुत्सु काइसेन की मोस्ट पावरफुल कर्स टेक्निक सातोरू गोजो की लिमिटलेस और 6 साइज। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, तुम सबको ही पता है। सातोरू गोजो इन्हीं चीजों की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइसेन के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना भी चाहिए इस वीडियो में। अगर मैं करता हूं तो मैं चूतिया हूं। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो, और इसके एंडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। लाइक करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब शेयर करो चाहे मत करो। जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा वो गे है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ गोजो की टेक्निक समझ लो।